देश में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। इसलिए हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश में विदेश में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो तमाम चेहरे हैं उनको आज 10 दिसंबर का दिन ही था, उस दिन इसी दिन मानव अधिकार मनुष्य के अधिकार लागू हुए थे। इसके लिए आज ये सब वो चेहरे हैं जो हमारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने वाले हैं, इनका चेहरा इसलिए जला रहे हैं ये देश के असामाजिक तत्व के तौर पे। और ये अन्यथा न ले कि आपने ये चेहरा क्यों चुना। आप सब जानते हैं सबके पीछे एक हिस्ट्री है और सबकी हिस्ट्री को गहन अध्ययन करने के बाद हमें पता चला कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले वो सबसे बड़े चेहरे हैं। और भी वैसे काफ़ी चेहरे हैं जो हम इतने काफ़ी छोटे स्पेस में नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने कुछ गिने चुने बड़े चेहरों को हमने शामिल किया। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, हमारे साथ में सुनीता है। सुनीता, अपनी आकर बात रखें, आपका क्या विचार है? आपका एक महिला का पर्सपेक्टिव भी होगा। साथियों, सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए और हमें सुनने के लिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस कुछ इश्यूज होगा जो उन्होंने छोड़ दिया, मैं वही बोलूँगी। सबसे पहले कैंपस का इशू देखते हैं। यहाँ पर जिस तरह से या जो नजीब का भी इश्यू हुआ, उसको 57 या 58 दिन हो गए हैं गायब हुए हुए, लेकिन यहाँ का जो वीसी का और यहाँ का जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर दिल्ली पुलिस है या फिर मोदी जी की हुकूमत मान लीजिए कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पिछली बार आपको याद होगा कि हम दशहरे के दिन एक पुतला जलाए थे, 10 लोगों का सर जला के बुराई के प्रतीक के रूप में। उसको मीडिया ने इतना हाईलाइट किया कि जैसे कि जेएनयू में मतलब इस तरह का काम ही होता है कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर का हम लोगों ने पुतला जलाया है। मीडिया उसको इतना कवरेज देता है, इतना हाईलाइट करता है। अगर यहाँ पर कोई रेप का इंसिडेंट होता है तो मीडिया उसको ऐसे हाईलाइट करता है कि जैसे पूरे इंडिया में और कहीं तो रेप होता ही नहीं है, बस सिर्फ इस कैंपस में ही रेप होता है। लेकिन जब से नजीब यहाँ से गायब हुआ है, उस इश्यू को ये लोग इतना हाईलाइट नहीं किए। क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह यही थी क्योंकि नजीब को जो मारने वाले लोग थे, पिटाई करने वाले लोग थे, वो एबीवीपी के लोग थे। और एबीवीपी जो यहाँ का संगठन है वो सीधा मोदी जी से लिंक होता है। वो मोदी जी के पार्टी से बिलोंग करता है, वो आरएसएस से बिलोंग करता है, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया गया तो क्या एक्शन लिया गया कि जिन लोगों ने इसकी पिटाई की थी उनका हॉस्टल चेंज कर दिया गया है। ये कोई एक्शन होता है क्या? आप उनको यहाँ से इस कैंपस से आप उसको ये बाहर निकालते, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते तो हम मानते कि ये हमारी वीसी या हमारी गवर्नमेंट है। हम देखते हैं दूसरा इश्यू डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन हमको कोई आपत्ति नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर आप काला धन पर, अगर ब्लैक मनी पर आप कंट्रोल करना चाहते थे तो सबसे पहले जो विदेशों में जो काला धन था, आप उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? मोदी जी के पास जो स्विस बैंक में जिन लोगों के अकाउंट थे उनके पास पूरी लिस्ट थी, उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अडानी हुआ, मुकेश अंबानी हुआ, उनके जो अकाउंट्स है वो स्विस बैंक में है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ब्लैक मनी वापस आएगा, तो इसलिए डिमोनेटाइजेशन कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप क्या जो स्विस बैंक में जो अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर वहाँ पर अगर उनके लिए कुछ एक्शन कर लेते, अगर उसके बाद में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते तो हम खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करते कि हाँ मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे मान लें कि आप डिमोनेटाइजेशन लेकर आ गए और बोले कि हम ब्लैक मनी को हम कम करेंगे? लेकिन अभी देखते हैं कि किस तरह से, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन उसके पहले भी आपको सप्लाई करना चाहिए था। वो बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की जो प्रोसेस है 6 महीने से हमने शुरू कर दी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 महीने से शुरू कैसे होगी? क्योंकि जो आरबीआई की जो गवर्नर है, जो मुकेश अंबानी जी के जीजा जी उर्जित पटेल, उनका अपॉइंटमेंट सितंबर में हुआ था, तो 6 महीने पहले से कैसे प्रोसेस शुरू कर दी थी आपने? तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमको ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि मोदी जी आखिर किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लाइन लगी हुई है उसको देशभक्ति से जोड़ रहे हैं कि ये देशभक्ति है, आपको ये कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी 120 लोगों की जो लाइन में जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मोदी जी अगर उसको देशभक्ति की लाइन से जोड़ रहे हैं तो फिर भी उनको आप देशभक्त का दर्जा दीजिए, उनको आप पैसा दीजिए। जिस तरह से एक सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको आप जिस तरह से आप सहायता देते हैं उसी तरह से आप उनको भी सहायता दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। शुक्रिया साथियों, इनकी बात में एक बात जोड़ूंगा, तो ये लाइन में पीछे खड़े हैं ये भी थोड़ा सुन ले। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी, मेरी इंटेंशन जो है ना वो बहुत अच्छी थी, मतलब मेरी प्रिपरेशन सही ना हो
पर इंटेंशन सही थी। मतलब हम सब वो उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं कि वो रात को बैठ के वीडियो गेम खेला और सुबह गया कि मेरी इंटेंशन अच्छी है और मुझे टॉप करना है। प्रिपरेशन नहीं करी पर बोले मेरी इंटेंशन अच्छी है और मुझे टॉप करना है, और जब मैं टॉप ना कर पाऊँ और मैं फेल हो जाऊँ तो क्या कहेगा, टीचर की गलती थी, टीचर ने मुझे फेल किया है। जो लोग खड़े हुए हैं ना, आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आपने काले धन को व्हाइट करना शुरू कर दिया। नहीं तो इंटेंशन अच्छी थी, आप मेरे पे सवाल नहीं खड़े सकते, क्योंकि मैं तो साक्षात विष्णु का अवतार हूँ। मेरे बाप न कोई था, न मेरे से पहले कोई है, बस मैं हूँ और मैं ही हूँ। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि वो कैबिनेट का मुखिया होता है। उसके अलावा बहुत सारे मंत्री होते हैं जिनका अपना अपना कार्यभार होता है। पर मोदी जी की ट्रेनिंग तो आरएसएस की चड्डीधारी उसमें हुई है, जहां पर सुबह सुबह सरसंघ चालक जो बोलता है यदा वसले वसले करवाना पड़ता है, करते हैं। तो भूल गए कि बाकी मंत्रियों को भी बताना होता है, उनसे पूछना होता है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में कोई समझदार है तो उसका नाम नरेंद्र दास दामोदास मोदी है, जो रोज शीशे के आगे खड़े होकर बात करता है सबसे समझदार कौन है, मैं हूँ मैं हूँ। वो शीशे के आगे खड़े होकर जो आदत है, इसलिए उसने ना इनसे पूछा ना उनसे पूछा, किसी से नहीं पूछा। रात को हम एक मीडिया का मित्र है मुरली, डीडी न्यूज में वो काम करते हैं, उन्होंने बोला है कि जो वीडियो बनी है जिसको देश में चलाया गया लाइव के साथ में 8 बजे 500,000 के नोट साफ, तो जापान में जो हमारा मजाक उड़ा रहा था, वो वीडियो पहले बन चुका है। कई दिनों पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। वो वीडियो एडिट था और वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे नौकरी से निकालो अगर मैं गलत हूँ। पर अब तक बीजेपी सरकार का कोई उस पर आर्गुमेंट नहीं है। एक बार भी उस लड़के को निकाला नहीं गया। उसका नाम है सत्येंद्र मुरली, फेसबुक पर ढूंढिएगा। उसको जान से मारने की धमकी संघी लोग तो दे रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई नहीं। उसने कोर्ट में केस किया है, आरटीआई डाली है कि हमें आप लाइव वीडियो का फुटेज बताओ कहाँ है, कुछ नहीं आया है। वो पहले से सब स्क्रिप्टेड था, अमित शाह के लोगों को पहले से पता था, जमीनें खरीदी जा रही थी। मैं जानना चाहता हूं, जब आपको यहाँ पर लाइन में खड़े हो 2000 नहीं मिल रहा, तो बीजेपी के लोगों को लाखों रुपए कैसे मिल रहे हैं जो पकड़े जा रहे हैं? कर्नाटका में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में जो पैसे आ रहे हैं करोड़ों रुपए, एक 10,000 का रुपए नहीं, करोड़ों रुपए कैसे उनके पास आ रहे हैं आप? और मुझे बताओ कितने कांग्रेसी, कितने कम्युनिस्ट, कितने जेडीयू, कितने विपक्ष के नेताओं के पास में ये 2000 के नए नोट दिख रहे हैं? लोग क्यों नहीं सवाल पूछना चाहते हैं? ये सवाल आप सबके ऊपर है, क्योंकि अगर आज आप अपने लिए खड़े नहीं होगे, कल आपके लिए कोई नहीं खड़े होगा। साहिल लुधियानवी ने कहा है कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा आएगा। ये उसी सन्नाटे की तरह होगा जो इस सामने टिक्की बनाने वाले की दुकान पर सन्नाटा लगा हुआ है। ये ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं है, जो ग्राहक के पास पैसा नहीं है। ग्राहक कमाएगा, ईंट भट्टे पर काम करेगा या बैंक की लाइन में आकर लगेगा। जो यहाँ पर झुक्की है कुसुमपुर पहाड़ी, मैं वहां पर गया, वहां मैंने पाया कि जो लोग विस्थापित लोग हैं, राजस्थान, हरियाणा, वो जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो यहाँ काम करने के लिए किसी घर पर नाई का, धोबी काम करते थे, वो सब चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। वो कहते हैं कि हम सूखी रोटी घर जाके खा लेंगे, पर बैंक से कहां से पैसा ले? उनके पास अकाउंट नहीं है। ये कैसी व्यवस्था की तरफ है? और हमारी जो चुप्पी है, जो आंख बंद करके लाइन में खड़े हो जाना गऊओं की तरह, और हमें कोई खदेड़ रहा है, हाँक रहा है बैंकों की लाइन में जाने के लिए। बैंक में पैसा नहीं है। क्या किसी ने पूछा कि पैसा? मोदी जी बोले कि 50 दिन में पैसा आएगा। अरे भैया, मैं भी बैठा था चिदम्बरम जी के साथ में, चिदम्बरम जी कहते भाई मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं, मेरी जानकारी के हिसाब से मार्च से पहले किसी भी हालत में अगर दिन रात नोट की छपाई होगी तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा मार्च से पहले। तो हम किस उम्मीद में है कि 30 दिसंबर को एक अवतार के रूप में मोदी जी का बड़ा सा, जैसे गीता में बताया गया, बड़ा सा रूप निकल कर आएगा, सबकी जेबों में खचाखच पैसे आ जाएंगे। नहीं होने वाला है। ये मिथ्या है और इस मिथ्या को हमें तोड़ना है। हमें बोलना है सिर्फ लाइनों में खड़े रहकर नहीं, लाइनों में खड़े रहेंगे तो ताज जिंदगी आपको लाइनों में ही रहना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि आखिरी बार मेरे लाइन में लग जाओ, मतलब ये उस व्यक्ति के लिए जो लाइन में मर गया। वो व्यक्ति के लिए सच में शायद वो स्वर्ग मिला होगा, क्योंकि उसको विश्वास है। आखिर में मेरे भाई मनीष अपनी बात रखेंगे, जो आदिवासी के मुद्दे पर, जो राजस्थान से है, आदिवासी के मुद्दों पर इन्होंने काम किया है, और इनकी समझदारी, जो आदिवासी पे जो जुल्म हो रहे हैं इस पूरे ह्यूमन राइट वॉयलेशन, डिमोनेटाइजेशन के अलावा, उस पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद साथियों, आप यहाँ पर आए।
सबसे पहले तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, मेरा देश बदल रहा है, बागों में बहार है। और आजकल टीवी पे एक प्रचार भी आता है कि मोबाइल से आप ऐप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो या कुछ लेना है तो वो पेटीएम से कर सकते हो। मगर ये बताओ, ट्राइब्स में या आदिवासी इलाकों में किन के हाथों में मोबाइल है जो वो पेटीएम कर सकते हैं? दूसरी बात, सबसे पहले मोदी जी जैसे ही सरकार में, गवर्नमेंट में आए, सरकार बनाई, आते ही उन्होंने जो नॉन नेट फेलोशिप मिलती है एसटी की, उसके ऊपर अटैक किया। ये क्या है कि जो आदिवासी अभी तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाया, ना राजनीति में आ पाया, ना उनका डिस्कोर्स पूरी तरह बढ़ पाया, उससे पहले उनको एजुकेशन में जो रिसर्च करते हैं उनको काट दिया। उसके बाद अभी झारखंड में जो मुद्दा चल रहा है एसपीटी सीएनटी वाला, जिससे कि सीधा आदिवासियों की जमीन जो समझते नहीं है, थोड़ा सा उनको पैसे दे दिया, उनसे उनकी जमीनें ले लेते, तो उसको संशोधन कर दिया। और जो कि ये है रघुवर दास, जो इन्होंने बना के एक पुतले की तरह रख दिया कि हाँ हम जो कहे वो ही तुम करो। उसके बाद ये शायद ये नोटबंदी का, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अब तक ये पहनते थे नेकर, मगर अब इनका पैंट हो गया फुल, तो उनको लगता है कि पूरे हमारा वो खर्चा कैसे निकले, तो इसलिए वो पैंट बनाने के लिए नोटबंदी करके अपनी मनी को एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि पहले थी स्मृति ईरानी बोलती थी कि रोहित वेमुला के ऊपर लोकसभा में जब बोली थी तो कि वो मेरा बेटा है, रोने लग गई। मगर मुझे जब लगा नरेंद्र मोदी के ऊपर जब प्रेशर आया तो वो भी पानी पी के, मुझे लगा कि यार स्मृति ईरानी से ट्रेनिंग पूरी ले ली है इन्होंने भी। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहूँगा कि एक तो पेटीएम की चीज़ बोल रहे हैं, तो दलित या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं कि हर 4 लड़के हैं या फिर अपने माता पिता के पास, सभी के पास मोबाइल हो तो कि हर कोई अपने मोबाइल से उसको ट्रांसफ़र कर सकते। तो ये तो यहाँ पे इनकी जो है कल्पना, ये तो इस जगह ही फ्लॉप हो जाती है कि भाई मोबाइल से यूज़ करेंगे, डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं, तो ये तो इस जगह फेल हो जाती है। उसके बाद कभी कहते हैं कैशलेस मनी, कभी क्या, कभी आतंकवाद वाला, कभी क्या, तो ये एक मुद्दा बढ़ाते जा रहे हैं और उसको एक मुद्दे पे जैसे इनके ऊपर प्रेशर आता है एक न एक स्ट्राइक कर देते। सबसे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, फिर जेएनयू में, कश्मीर में, और फिर अब दोबारा जो पूरे देश में स्ट्राइक कर दिया। मुझे लगता है इन्होंने टाइम दिया 30 दिसंबर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 दिसंबर के बाद शायद ये कोई और स्ट्राइक करने वाले देश के ऊपर। इसलिए आप 30 दिसंबर का इंतजार करो कि, और जब तक वो कुछ बोले कि भाइयों बहनों, तो उसका इंतजार करो कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और देश को किस तरफ धकेलते हैं। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। मैं चाहूँगा हमारी जेएनयू की काउंसलर है और एनएसआई से जुड़ी है हमारे सदस्य लिजी के बाबू, आए अपनी बात रखें। नमस्ते साथियों, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, तो हम लोगों ने ये कुछ चेहरे चुने हैं जो हमें लगता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में कैसे वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। हमारा एक राइट है टू लिव, हमारा एक राइट है, लेकिन जो 120 लोग जो मरे हैं ना, उनके पास वो राइट, उनको वो राइट नहीं मिला है, क्योंकि उनको उस बैंक की लाइनों में लगना पड़ा जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के पास इस सवाल का जवाब है कि उन 120 जो लोग जो मरे हैं उनको क्या राइट टू लिव का ये राइट मिला है? फिर हमारे जो वीसी हैं, नजीब का केस तो हम सबको पता है, 58 डेज हो गए हैं उसको कैंपस से गायब हुए। अगेन यही राइट टू लिव का केस है, उसके ऊपर एबीवीपी के लोग हमला करते हैं, वो कैंपस से गायब हो जाता है। लेकिन हमारे वीसी बहुत शांत है, उन्होंने बड़ा आसान सा वो निकाल दिया है। जब तक हम लोग कैंपस में थे 5 दिसंबर तक, क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंपस वाज वर्किंग। उन्होंने बड़े प्यार से ढीले कि हम बाद में करेंगे, प्रॉक्टर इंक्वायरी हो रही है, ये हो रही है। उनको चाहिए था कि थोड़ा सा कैंपस थोड़ा खाली हो जाए तो थोड़ा हल्का सा सज़ा दे के छोड़ दे। तो उन्होंने क्या सज़ा दी है कि हॉस्टल को चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, तो बस हॉस्टल चेंज कर दिया, अब कैंपस में ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, छुट्टियों में चले जाएंगे, तो हम प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे? ठीक है, अगेन हमारा प्रोटेस्ट का राइट भी इनसे नहीं देखा जाता है। तो हमें बोलते हैं कि जो जेएनयू एड ब्लॉक है
वो प्रोटेस्ट की जगह नहीं है, वहाँ पे आप भूख हड़ताल के लिए नहीं बैठ सकते हैं, वो भूख हड़ताल के लिए जगह। तो हमने भी बोला कि चलो बता दीजिए, हम जहाँ पे आप बोलेंगे हम वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन भूख हड़ताल करना तो हमारा राइट है, वो तो आप हमसे छीन नहीं सकते। तो हमारी नई जगह हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू JNU एडमिनिस्ट्रेशन, केसी नई जगह बताई गई है। केसी बोला गया है ओपन एयर थिएटर नहीं, केसी बोला गया है हमारा नया जगह जहाँ जो हमारा प्रोटेस्ट करने की जगह है। तो ये है। फिर आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर, डिमोनेटाइजेशन है तो फाइनेंस मिनिस्टर की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ही वाज नॉट। बिल्कुल हम शांत रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बोला किसने है? नरेंद्र मोदी जी ने, भगवान है ना, वो जो भी बोलते हैं सब सही बोलते हैं। आ जाते हैं 8 नवंबर था, 8 नवंबर के दिन 8 बजे आ जाते हैं, लाइव बोलते हैं 500 और 1000 के नोट बंद। भाई RBI का राइट है ये वो करने का, कि अनाउंस करने का कि क्या बंद होगा क्या नहीं। फाइनेंस के आप कौन होते हैं RBI के राइट को लेने वाले, और अपने आप खुद अनाउंसमेंट कर देते हैं। चलो जी वो भी रहने दीजिए। आज नवाज शरीफ है यहाँ पे, वो तो सबसे बड़ा ही ह्यूमन राइट का वायलेशन है, टेररिज्म को पाल ही रहे हैं और मानते भी नहीं है। अगर हम बोले प्रूफ के साथ दें कि हाँ पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो मानने को तैयार नहीं है। चलो अब फिर हम किसकी बात करें? डोनाल्ड ट्रंप। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो वुमेन है उनके बारे में गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटलिज्म का फायदा उठा के बन गए हैं जो US के प्रेसिडेंट, तो बन गए हैं। बट आप सोच सकते हैं कैसा प्रेसिडेंट है जो लेडीज के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करता है और उसके बाद भी प्रेसिडेंट बन जाता है। तो क्या उस कंट्री में क्या लेडीज का जो वो होगा, फ्यूचर होगा, क्या होगा, हम ये देख सकते हैं। देन हमारे भागवत जी के बारे में तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। नो रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, कुछ भी नहीं। हम लोग तो स्लेव्स है ना, वी आर हाँ बच्चा